आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 11 हिंदी विषय में हिंदी काव्य के इतिहास से संबंधित रीतिकाल। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज आपको हम अपनी इस वीडियो में पढ़ाएंगे रीतिकाल का संक्षिप्त इतिहास। तो शुरू करते हैं। जिन छात्रों के पास पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तक ले लें, क्योंकि मैं जो पाठ रीडिंग कराऊंगा या रीतिकाल के बारे में बताऊंगा, तो आपके पास अगर पुस्तक होगी तो उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सन 1643 से 1843 माना है, लेकिन यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी युग की प्रवृत्तियाँ अचानक ना तो जन्म लेती हैं और ना ही समाप्त हो जाती हैं। अतः रीतिकाल का काल निर्धारण 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानना समाचीन प्रतीत होता है। रीतिकाल में सामान्यतः श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीति शब्द काव्य शास्त्रीय परंपरा का अर्थभाग है। इस काल को रीतिकाल की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इस समय अवधि के कवियों ने श्रृंगारिक छंद तो रचे ही, साथ ही वे श्रृंगार रस की सामग्री के लक्षणों के उदाहरण होने के साथ साथ रीतिबद्ध भी थे। रीतिकाल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया। तो ये तो था काल निर्धारण के। रीतिकाल का जो काल निर्धारण है वह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1643 से 1843 तक माना, परंतु जो एक सामान्य विचारधारा के अनुसार 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है रीतिकाल का समय माना जाता है। आगे देखते हैं। रीति परंपरा की प्रथम कृति नंददास की रस मंजरी है, जिसमें उन्होंने नायिका भेदों का वर्णन किया है। जहाँ तक हिंदी काव्य में संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप रीति परंपरा के निर्वाह का प्रश्न है, तो हिंदी काव्य में रीति के वास्तविक प्रवर्तक केशवदास हैं। इन्होंने संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया, रसिक प्रिया इसी दृष्टिकोण से रचित ग्रंथ हैं। इस युग के संपूर्ण साहित्य को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दो वर्गों में बांटकर अध्ययन को सुगम बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल को दो उप शाखाओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। अगर रीतिबद्ध काव्य की बात करें तो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत रीतिकाल में रचित वे काव्य रचनाएं सम्मिलित हो गई हैं जिसमें काव्य तत्वों के लक्षण देखकर उनके उदाहरणों के रूप में काव्य रचना की गई हो। इस प्रकार के काव्यों की रचना काव्य शास्त्रों की शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। समस्त रसों के निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम चिंतामणि का नाम आता है। रस विलास, छंद विचार, पिंगल श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। इस परंपरा के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में आचार्य कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास एवं ग्वाल कवि आदि का नाम आता है।
तो ये था उस समय के प्रसिद्ध कवि जो कि रीतिबद्ध कवियों में माने जाते हैं। रीतिबद्ध कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चिंतामणि का नाम आता है, और इनके प्रमुख ग्रंथ मैं आपको बता चुका हूँ। रस विलास, छंद विचार, पिंगल श्रृंगार मंजरी और कवि गुरु, कल्पतरु। ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती हैं रचनाएं कि किसके थ्रू हैं या किस काल की हैं। बात करते हैं इसके बाद रीति मुक्त काव्य की। तो रीति मुक्त काव्य साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त काव्य था। कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी भी बंधनों में बंधा हुआ ना होने के कारण स्वतंत्र था, इसीलिए उसको रीति मुक्त काव्य कहा गया। रीति मुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा की भी संज्ञा दी गई है। रीति मुक्त कवियों ने ना तो किसी राजा के आश्रय को स्वीकार किया और ना ही आचार्य बनने की धुन में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इन्होंने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने पर भी बल नहीं दिया। इन कवियों ने हृदय की सुचिता और पावनता को ही अभिव्यक्ति दी। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्ति, कल्पना की प्रचुरता आदि रीति मुक्त काव्य की विशेषता है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और इसके अन्य कवियों में जो है आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में आते हैं। तो ये था बच्चों रीति मुक्त काव्य के लेखक का वर्णन, संक्षिप्त वर्णन। मैंने आपको बताया कि रीति काल के दो शाखाएं हैं, एक तो रीतिबद्ध है और एक रीति मुक्त है। अब बात करते हैं रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियां। उस समय कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी जिसके अंतर्गत जो है कार्य जो है किया गया। इसमें एक रीति आती है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य भी आती है। तीसरा जो रूप भी देखने को मिलता है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध जो काव्य है उसमें जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध काव्य का प्रतिनिधित्व कवि जो है बिहारी को माना है। बिहारी ने जो है रीति सिद्ध काव्य रचनाएं की हैं। तो रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों में रीति निरूपता, दूसरी संगारिकता पर जो प्रधानता थी उस समय की, रीति निरूपता थी। फिर उसके बाद में श्रृंगारिकता थी, राज प्रस्तुति थी और भक्ति का पुट था। वीर रस का प्रयोग किया गया और नीति की प्रवृत्ति की गई। और अगर रीतिकाल के योगदान की बात की जाए तो भले ही रीतिकाल राजनीतिक दृष्टि से पराभव तथा सामाजिक दृष्टि से शोषण पीड़ित तथा घोर असंतोष का युग था, लेकिन इस काल में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जीवन में सरसता का संचार किया। साहित्यिक दृष्टि से इस काल में अनेक नवीन दृष्टिगोचर हुए, जैसे कि ब्रजभाषा का विकास, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा का विकास, अलंकारों का चमत्कारपूर्वक प्रदर्शन और छंदों के प्रभावी प्रयोग आदि दृष्टियों से रीतिकाल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान है। तो बच्चों ये था हिंदी काव्य जगत में रीतिकाल से संबंधित उसका संक्षिप्त इतिहास। आशा करता हूँ आपके समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।